देखो, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था पीछे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आई उसकी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है? कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंसंट्रेट इम्पोज ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड इज यूजली डिनोटेड बाय द रूल एंड ऑब्टेन्ड बाय द रूल न्यू इज इक्वल टू n माइनस के। कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंसंट्रेंट। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन को और इंडिपेंडेंट कंसंट्रेंट को, तो हमारे पास क्या आ जाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करते हैं हम न्यू से। न्यू इज इक्वल टू n माइनस के। n होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंसंट्रेंट। न्यू डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, n डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड k डिनोट्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंसंट्रेंट इम्पोज ऑन द ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, फॉर कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा किस तरीके से निकालेंगे? न्यू इज इक्वल टू r माइनस वन सी माइनस वन। आर होगा हमारे पास क्या? नंबर ऑफ रो। सी होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल्स में देखेंगे इसको, जैसे इसने एक एग्जांपल दे ही दिया। कहता है फॉर कंटीजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू 2 माइनस वन इंटू में 2 माइनस वन, तो 1 इंटू वन क्या हो जाएगा? 1। 4x5 के लिए क्या हो जाएगा? 4 माइनस वन 5 माइनस वन। m×n के लिए क्या हो जाएगा? m माइनस वन n माइनस वन। ठीक हो गया। कहता है द नंबर ऑफ कंसंट्रेंट इन बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ कंसंट्रेंट बता रहा है कि इसके अंदर बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है हमारे पास? 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन इज n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री। बाइनोमियल के लिए होता है 1, पॉइजन के लिए होता है 2, नॉर्मल के लिए होता है 3। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल सैम्पल टेस्ट। कहता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारे पास दोनों ही n पे अप्लाई हो जाता है, चाहे n हमारे पास लार्ज है या फिर स्मॉल सैम्पल टेस्ट है। n नहीं, n तो लार्ज ही होना चाहिए। n हमारे पास था फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर इसने कहा है कि सैम्पल्स जो हमारे पास जो है एप्लीकेबल है फॉर बोथ सैम्पल टेस्ट लार्ज एंड स्मॉल। फॉर स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट के लिए एक काई स्क्वायर टेस्ट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसकी डिग्री 1 है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, वेयर जेड स्क्वायर रिप्रेजेंट द काई स्क्वायर वेरिएट एंड x जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, मीन है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिग्मा। कहता है इन अदर वर्ड्स काई स्क्वायर वेरिएट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1, इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। उसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की डेफिनेशन पीछे कर चुके हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा था ना हमारे पास। क्या है ये? हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अभी तक हमारे पास किसकी आई? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी, जो 1 थी। अब कहता है डेफिनेशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा तो हम इसको n बार ऐड कर देंगे। 1 के लिए हमारे पास a के लिए ना है तो 2 के लिए 2 लोगे, 3 के लिए 3 लोगे, तो n के लिए क्या ले लोगे? n। इफ़ x1 x2 xn बी n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट, x1 x2 xn क्या है? n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है। मीन क्या दे रखा है? विद मीन μ1 μ2 μn एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n रिस्पेक्टिवली। देन काई स्क्वायर क्या हो जाएगा? x1 माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 का स्क्वायर, x2 माइनस μ2 बाई सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस xn माइनस μn बाई सिग्मा n का स्क्वायर। ये अप्लाई कर देंगे हम। नेक्स्ट आया एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एप्लीकेशन क्या है? टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, to test the independent of attribute, to test the whether hypothetical value of population variance is sigma square, to test homogeneity of independent estimates of population
वेरिएंस। क्या कहता है, सबसे पहले तो गुडनेस ऑफ फिट बताएगा कि ये मेथड जो है फिट भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। सेकंड बताएगा इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसका टेस्ट करेगा। थर्ड क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि हमारे पास जो हाइपोथेटिक वैल्यू है जो पॉपुलेशन की वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर है या नहीं है। नेक्स्ट क्या बताएगा, होमोजेनिटी बताएगा, इंडिपेंडेंट एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस की होमोजेनिटी बताएगा, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स की। अब आया का इसके टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। पहला आ रहा है गुडनेस ऑफ फिट के लिए, कहता है टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट इज डिफाइंड एज द टेस्ट दैट शो द कंसिस्टेंसी और otherwise a set of experimental values or a set of hypothetical value का इसके टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। क्या कहता है, कहता है गुडनेस ऑफ फिट बता रहा है, गुडनेस ऑफ फिट की क्या डेफिनेशन है। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या बताएगा कि हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट का मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंसी बताएगा, और ये कितना कंसिस्टेंस है, कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी बताएगा। और अदरवाइज ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, कंसिस्टेंसी बताएगा और क्या बताएगा, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ बताएगा, हाइपोथेटिकल टेस्ट की हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ बताएगा। ठीक है, काई स्क्वायर फॉर गुडनेस ऑफ फिट वाज डेवलप्ड किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। क्या था, इन दिस सेट एन अटेम्प्ट इज मेड टू वेरीफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। कहता है ये मेथड पर्टिकुलरली किस लिए यूज़ हो रहा था, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताने के लिए बिटवीन ए सेट ऑफ ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में। कहता है ये हमारे पास इसीलिए यूज़ हो रहा था। कहता है सपोज ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। कहता है हम मान लेते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन है उसके पास एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस है, हैविंग ए टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन, और उनका जो है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैपिटल एन। O1 O2 ON हमारे पास क्या है, उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। E1 E2 EN हमारे पास क्या है, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देन काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री, n-1 डिग्री का काई निकाल रहे हैं तो हमारे पास किस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n OI माइनस EI का स्क्वायर डिवाइड बाय EI। समेशन लगा दिया, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n OI माइनस EI का स्क्वायर डिवाइड बाय n डिवाइड बाय EI। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। कहता टू अराइव एट सम कंक्लूजन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज कंपेयर्ड विद द computed value of chi-square at an a specified level of significance with नॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहता है कि हमारे पास किसी कंक्लूज़न पे आने के लिए, ये तो निकाल लिया, अब कंक्लूज़न पे कैसे आया जाएगा। कहता है कंक्लूज़न पे आने के लिए हमें क्या होगा, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना पड़ेगा और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखना पड़ेगा। कहता है इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू chi square is greater than the table value of chi square at alpha, the level of significance with n-1 degree of freedom, then the departure of observed value from expected frequency is significant and hypothetical test is rejected at alpha level. In this case, the fit is said to be poor or not good at all. क्या कहता है, देखो कहता है अगर हमने कैलकुलेट कर लिया काई स्क्वायर, वो हमारे पास ग्रेटर आ गया हमारे पास किससे, टेबल वैल्यू से। कहता है इज़ ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। कहता है ये हमने कैलकुलेशन की और ये हमारे पास जो गिवन टेबल वैल्यू थी उससे ज़्यादा आ गई, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। तो हम क्या करेंगे, कहता है देन द डिपार्चर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज सिग्निफिकेंस। कहता है तब हमारे पास डिपार्चर जो होगा ऑब्जर्व वैल्यू का और एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगा, सिग्निफिकेंट। डिपेरेचर का मतलब क्या है, डिफरेंस जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिजेक्ट कर देंगे और इस टेस्ट को क्या कह देंगे कि गुडनेस ऑफ फिट क्या है हमारे पास, पुअर है और नॉट गुड है। ठीक है, इज दैट क्लियर। कहता है इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू। कहता है अगर ग्रेटर देन था पुअर था। अब कहता है हमारे पास काई स्क्वायर जो है लेस देन आ गया, लेस देन और इक्वल टू द लेस देन और इक्वल, लेस देन आ गया और इक्वल आ गया टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर से। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तब हम कह देंगे डिपेरेचर ऑफ ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, नॉट सिग्निफिकेंट है। मतलब डिफरेंस जो है हमारे पास ऑब्जर्व का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से सिग्निफिकेंट नहीं है, और हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे और गुडनेस फिट क्या हो जाएगी, फिट जो हो जाएगा गुड हो जाएगा। मतलब इस मेथड को हम ईजिली फिट कर सकते हैं।
ठीक है, दो बातें कहीं। कहता है सबसे पहले हम ये निकाला करेंगे, ये निकालने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई का स्क्वायर की, इसको कंपेयर करेंगे हम टेबलर वैल्यू से, टेबल वाली वैल्यू से। अगर हमारे पास टेबल वाली वैल्यू से ये ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर की टेबल वाली वैल्यू का स्क्वायर से ज़्यादा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है कि डिपार्चर मतलब डिफरेंस जो है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हम कह देंगे सिग्निफिकेंट है, और हाइपोथेटिकल टेस्ट जो है हमारे पास वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा लेवल पे और n-1 डिग्री के ऊपर। और ये जो है इसकी गुडनेस ऑफ फुट क्या है, पुअर है और नॉट गुड टू कॉल है। और अगर हमारे पास ये वैल्यू लेस देन आ गई या इक्वल आ गई जो टेबल वैल्यू से, तो हम कह देंगे कि ये मेथड जो है हमारे पास डिफरेंस जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वो नॉट सिग्निफिकेंट है, और ये मेथड जो है फिट है, गुड है फिट होने के लिए। ठीक है, मतलब हम इसको फिट कर लेंगे। दस इफ़ द फिट इज़ गुड, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज इज एट्रीब्यूटेड टू चांस और ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। कहता है अगर इसका मतलब जो हमारी फिटिंग है वो गुड है, तो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस आया हुआ है ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, वो कैसे आया हुआ है, बाई चांस आया हुआ है या फिर सैम्पल की फ्लक्चुएशन के कारण आया हुआ है। ठीक है, अब आएगा इसका प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ का स्क्वायर टेस्ट। प्रोसीजर क्या है अपने पास, एक मिनट, एक और बार। कहता है इफ़ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज क्लोज टू जीरो, कहता है अगर हमारे पास जो वैल्यू निकाली है वो जीरो के क्लोज आ जाए, देन देयर वुड बी ए डाउट दैट द टू सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी हैव बीन मैनिपुलेटेड टू मेक देन एग्रीबल। तब हमारे पास एक डाउट आ जाएगा कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व, कहीं उसको इसने मैनिपुलेट तो नहीं किया एग्री करने के लिए। दस इन दिस केस अडोप्टेड एक्सपेरिमेंट शुड बी थ्रोली चेकड और रेक्टिफाइड। कहता है इस केस में हम दोबारा से इस मेथड को चेक करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे जहाँ गलती आई है। अब आया प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे दैट नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या नल हाइपोथेसिस सेट करनी है कि हमारे पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सेकंड क्या लेंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे, उसको OI से डिनोट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को और उसका एक अलग से कॉलम बनाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, EI। कहता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टू एट्रीब्यूट्स से लिटरेट और इलिटरेट सच वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। कहता है अगर हमारे पास एट्रीब्यूट कैसे एट्रीब्यूट कैलकुलेशन की बजाय लिटरेसी और इलिटरेसी बतानी हो, तो कहता है इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइनोमियल थ्योरी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस यूज़ करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल कुछ भी अप्लाई करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट थ्योरेटिकल मेथड। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी कोई सा भी मेथड अप्लाई करके। और इन अदर केसेस सच एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वुड बी ऑब्टेन बाय एस्टिमेटिंग अंडर सर्टेन रेलिवेंट अजम्पशन। कहता है हम जो है इस केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे होंगे, एज्यूम करेंगे कंडीशन के कुछ भी रेलिवेंट अजम्पशन के तहत। ऐसा नहीं है कुछ भी एज्यूम कर लें, जो उससे रिलेट करती होगी वैसी एजम्पशन लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट करेंगे OI माइनस EI। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, OI माइनस EI का स्क्वायर। फिर का स्क्वायर के लिए OI माइनस EI का स्क्वायर डिवाइड बाई EI किया था हमने। ठीक है, फिर इसका सम, इसके सम को हम क्या कह देंगे, का स्क्वायर। का स्क्वायर निकल गया। का स्क्वायर निकलने के बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है टेबल वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो हम कितना लेंगे, 5%। फिर उसके बाद वही जो ऊपर बताया था मैंने कि अगर ग्रेटर देन आ गया तो जो है मेथड पुअर है, फिट नहीं हो सकता। और अगर वैल्यू जो है लेस देन आ गई या इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथड जो एप्लीकेबल है और फिटिंग कैसी है, गुड है। ठीक है, और अगर ज़ीरो आ गया क्लोज टू ज़ीरो तो उसको हम क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। इसने यही लिख रखा है, इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू विद अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 या म्यू इसने क्या दिया है, देन हम रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट करेंगे H0 को।
कहता है अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? अब आया इसका एक और मेथड, या तो हम ये निकाल लें या फिर क्या कहता है इफ द कंप्यूटेशन ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर बिकम्स टीडियस एंड लेंथी। कहता है अगर इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना टीडियस हो गया, लेंथी हो गया, तो हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर को निकालने का एक और फॉर्मूला भी है। क्या? काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई का स्क्वायर बाई ई आई माइनस एन, ये फॉर्मूला है। प्रूफ बता रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। कैसे लेकर चला, ये गिवन था हमारे पास, स्क्वायर खोला ओ आई का स्क्वायर प्लस ई आई का स्क्वायर माइनस 2 ओ आई बाई ई आई, हर किसी के नीचे अलग अलग कर दिया। ये क्या बन गया, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, ये बन गया ई आई, ये क्या बन गया 2 ओ आई। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ओ आई का स्क्वायर बाई ई आई, ये क्या बन गया हमारे पास, समेशन ई आई। समेशन ई आई क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल थी, एन के इक्वल, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल थी, एन के इक्वल, तो इसकी जगह रख दिया एन, ये हो गया माइनस का 2n, तो ये आ गई ये दोनों इक्वल। तो कहता है हमारे पास दोनों ही मेथड से हम काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल।